जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक आज के समय में बहुत चर्चित कांड है और चर्चित इस समय केस चल रहा है। देखेंगे आप कि हर जगह न्यूज पे या आपको समाचार पत्रों में देखने के लिए मिल रहा होगा शबनम केस के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग शबनम केस के रिलेटेड हम लोग भारत के संविधान में दो आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। एक अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति द्वारा को राष्ट्रपति के अधिकार को संबंधित करता है, जिसका नाम है आर्टिकल 672। और एक आर्टिकल जो है आपका 161। ये जो है अपने देश के जो मालिक होते हैं, जो अपने देश के सबसे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति, उनके लिए बना है। और ये जो आर्टिकल 161 है, ये जनरली जो है राज्य के जो सर्वाधिकारी होते हैं, जो मुख्यमंत्री से भी ऊपर होते हैं, जो राज्यपाल कहा जाता है, इसको गवर्नर कहते हैं, उनके लिए 161 बनाया गया है। ठीक है, तो जो आर्टिकल 72 होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा, जो राष्ट्रपति की कहानी माने कि राष्ट्रपति का जो क्या कहते हैं अधिकार होता है, ये चूंकि क्या होता है कि ये किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई भी भारत का नागरिक है, चूंकि ये भारतीय संविधान है, तो कोई भी भारत के नागरिक है, अगर वो कोई गहन अपराध किया हो, कोई दंडित अगर दंड देना दिया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल्स है कि उनके जो दंड दिए गए हैं उस दंड को कैसे कम किया जा सकता है या उसमें क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, इनके बारे में आर्टिकल 72 दिया गया है। ठीक है, और उसी तरह से जो है आर्टिकल 161 है, जिस तरह से एक व्यक्ति को सजा जो मिला है उस सजा में क्या क्या कमी की जा सकती है, कैसे उस फांसी की सजा को या जो उनको कारावास मिला है, आजीवन कारावास है या 10 साल की सजा है, उस केस को कम करने के लिए जो है वो आर्टिकल 161 है, जो कि आपके पास किसके पास है, ध्यान रखेंगे, ये गवर्नर के पास यानी कि ये राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, और ये जो होता है वो आपका राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, ये जो है वो राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, अब देखो ये दोनों सिस्टम काम कैसे करते हैं आपको हम बताते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी जो थोड़ा सा मार्केट में चर्चित केस है किसका, हम चूंकि आपको शबनम केस का लेकर एग्जांपल आपको समझाते हैं कि शबनम केस की अगर हम हिस्ट्री देखें तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक आपका क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अमरोहा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है अमरोहा, वहां का एक जगह का नाम है जिसका नाम है बावन खेड़ी। ठीक है, नाम क्या उसका, बावन खेड़ी। ठीक है, ये अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये उत्तर प्रदेश का बड़ा अच्छा, मतलब कि यहां पे एक लड़की है जिसका नाम है शबनम। आप इस केस को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया होगा, थोड़ा सा इस केस की हिस्ट्री बता देते हैं ताकि आपको समझने में आसान होगा। ठीक है, और आज के मॉडर्न जमाने के लड़कों को थोड़ा सा इस पर सचेत रहने की बहुत जरूरी है। ठीक है, आज के मॉडर्न जमाने के लड़का लड़की दोनों की ये घटना उस पर आधारित है। देखो ये जो लड़की है शबनम, अगर आप इस चीज की एजुकेशन सिस्टम की बात करें, लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो गलती नहीं करते हैं। आपको बताएं कि पढ़े लिखे ज्यादा ही वही लोग ज्यादा गलती करते हैं आज के समय में। शबनम जो है, अगर इसकी आप एजुकेशन डिग्री कहेंगे तो ये 2 सब्जेक्ट में एमए है, एक जो है वह इंग्लिश से और एक जो है वो जियोग्राफी से। सोचिए इसकी एजुकेशन सिस्टम इतनी बड़ी है। इसके पिताजी जो हैं, ठीक है, जिनके पिताजी का नाम है शौकत अली, ये जो है ये भी एक स्कूल में टीचर है। ठीक है, और आपको बताएं कि शबनम भी जो है वह शिक्षा मित्र, जो उत्तर प्रदेश की जो सिस्टम, उत्तर प्रदेश में या बिहार गवर्नमेंट में शिक्षा मित्र की वैकेंसी में ये प्राइमरी स्कूल की टीचर थी। ठीक है, और इसके ये क्या करती है कि इसके घर के ही बगल में एक उसी के मतलब कि जो बावन खेड़ी है उसी के ठीक बगल में एक और छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है हसनपुर। ठीक है, हसनपुर, हसनपुर का एक लड़का है जिसका नाम है सलीम। सोचिए जो लड़की एमए पास है, ठीक है, टीचर है, और ये लड़का जो कि 6th स्टैंडर्ड फेल है, ध्यान रखेंगे ये 6th स्टैंडर्ड फेल है। ठीक है, इसी के घर के बगल में काम करता है, लकड़ी का काम करता है, उसमें इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत शुरू होता है। और ये प्यार जो है सिर्फ 1 साल पुराना प्यार होता है। और
धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ता है। जाहिर सी बात है कि घर वाले जो थे इस लड़की को मना करते हैं। मना करने के बाद भी ये लड़की नहीं मानती है और एक समय आता है जो है 14 अप्रैल 2008। ध्यान रखेंगे, डेट आप याद रखिएगा, 14 अप्रैल 2008 की घटना है। ये लड़की क्या करती है कि रात को दूध में नींद की गोली मिला देती है और चली जाती है लड़के के घर और उसके साथ रहती है। और वहां जाने के बाद प्लान बनता है। सलीम और शबनम दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सलीम बोलता है कि तुम्हारे घर वाले काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो क्यों ना घर में जितने लोग हैं उनको रास्ते से हटा दिया जाए। और 15 तारीख को, 14 और 15 को ये क्या करते हैं लोग कि 14 के 15 मतलब वही प्लान के बाद मुताबिक होता क्या है कि लड़की को मतलब कि घर वालों को मार के उसके बाद हल्ला मचाया जाएगा, जिसके चलते हम चले जाएंगे हल्ला मचाना, ताकि लोगों को लगेगा या पुलिस वालों को लगेगा, आसपास के लोगों का, कि कोई बाहरी व्यक्ति आया इनको मार के चला गया। को बताएं कि ये प्लान जो था वो काफी सक्सेस रहा और 14 अप्रैल को रात में 15 को सुबह में ये लड़की क्या करती है कि लड़की शबनम और सलीम दोनों मिलकर अपने परिवार में, मतलब शबनम का परिवार में उस समय 7 लोग थे। 7 लोग में पिता जो थे, सबसे पहले पिता शौकत, ठीक है, मम्मी जो थी वह हाशमी, भाई 2 था, एक था आनिस और एक था राशिद, भाभी बड़े वाले भाई की शादी हो चुकी थी जिसकी बीवी का नाम था अंजुम, और बड़े वाले भाई का एक लड़का था जिसका नाम था अर्श, जो काफी 3 साल का लड़का, काफी छोटा लड़का था, और एक उसकी फुफेरी बहन आई थी जिसका नाम था राबिया। 7 लोग उस घर में सोए हुए थे। जब वो नींद की गोली दी चुकी थी, वो लोग सोए हुए थे। आने के बाद दोनों मिलकर शबनम और सलीम ने 7 लोगों को, सोचिए क्या बेरहमी है, कुल्हाड़ी से काटकर मार डाले। कुल्हाड़ी, देखिए लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ी होता है, 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काट के मार डाले। और प्लान के मुताबिक क्या होता है कि वो चिल्लाना शुरू करती है और तब तक आसपास के लोग आते हैं और आने के बाद पुलिस भी आती है। पुलिस भी केस दर्ज कर लेती है और पुलिस जो पहली इन्वेस्टिगेशन करती है वह इन्वेस्टिगेशन जो है बाहरी लोग की अटैक पर होती है। ठीक है, तो होता है ना कि थोड़ा सा यहां पर पढ़े लिखे लोग होना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब लड़की का परीक्षण कराया जाता है, जबकि मोबाइल डिटेल चेक की जाती है, उसके बाद लड़की के एक शारीरिक टेस्ट कराई जाती है, तो वहां से लड़की जो है वह उस समय 7 वीक की प्रेग्नेंट मिलती है। तब पुलिस का शक जाता है उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर और तब वहां से दोनों को पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद सेशन जो कोर्ट होता है वहां पे ट्रायल शुरू होता है। और आपको बताएं कि 7 वीक के प्रेग्नेंट थी और लड़की उस समय दिसंबर 2008 में शबनम और सलीम से एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम जो है आज के डेट में आप देखे होंगे बहुत ज्यादा जो है आजकल चर्चे में इस नाम को लेकर चला गया है कि जो क्या कहते हैं, खास करके क्या बोलते हैं उसको, कि उसके जो लड़का है उस लड़के पर ज्यादा चर्चा चल रहा है कि हाँ कि क्या कहा जाए कि उसके चलते थोड़ा सा क्या किया जाए, जो केस को स्टे किया जाए या आगे बढ़ाया जाए। तो वहां पर उसको एक लड़के का जन्म होता है और उसके बाद सेशन केस शुरू होता है। सेशन कोर्ट में आपको बताएं कि करीब करीब हमको जहां तक याद है कि इसमें करीब 30 विटनेस यानी 30 गवाह जो है प्रसारित किया गया था और 30 गवाह जो कि कोई भी चश्मदीन गवाह नहीं थे। आर्टिकल मतलब कि जो मोबाइल डिटेल थे उसी के आधार पे जो है, और इन्होंने बाद में जुल्म को कबूल किए, उसके आधार पे जो है शुरू हुआ। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है कि केस को आगे बढ़ाया जाता है। और आपको बताएं कि 14 जुलाई 2010, ठीक है, 14 जुलाई 2010 को उसको सेशन कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उस कोर्ट से इसको फांसी से सुनाई जाती है दोनों लोगों को। ठीक है, ये केस जाता है उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इस केस फांसी की सजा को मेंटेन रखता है। ठीक है, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है और 2015 में सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो फांसी की सजा को मेंटेन रखता है। ठीक है, उस समय हमारे देश के प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी साहब। प्रणब मुखर्जी साहब के पास क्या होता है कि अब यहां से जब कोई भी व्यक्ति
जब फांसी सजा सुनाई जाती है तो उसके बाद उसकी जो फाइल होती है उसको क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका के लिए भेजी जाती है। ठीक है। अब जो दया याचिका होता है ये आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब देखो जो आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है और उसमें होता क्या क्या है अब इसको हम समझते हैं। ठीक है। देखो क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास मिलता है उसमें क्या होता है कि 5 तरह की सजा हम लोग को मिलती है। राष्ट्रपति के पास 5 तरह की सजा देने का अधिकार होता है। ठीक है। सबसे बड़ा सजा जो होता है, सबसे बड़ा सजा होता है उसे हम लोग कहते हैं पार्डन। पार्डन का मतलब होता है क्षमा। क्षमा का मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है कि कोई भी केस को उठाकर वो माफ कर सकता है। मतलब अगर मान लो किसी को फांसी की सजा भी हो गई है, जैसे हम अभी एक छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं कि जब गुरु नानक जी की जयंती के जब जो पंजाब की जो जो धर्म गुरु कहा जाता है उनके जयंती के अवसर पे 550वां जयंती जब मनाया जा रहा था पिछले 2019 में, तो वहां पे पंजाब के एक मुख्यमंत्री का मर्डर कर दिया गया था। ठीक है। तो जो मर्डर कर दिया, जो मर्डर करने वाला व्यक्ति था उसको क्या किया गया कि राष्ट्रपति के अपने अधिकार से उसको पूरे की पूरी सजा को क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया। ठीक है। तो ये पार्डन के अंतर्गत आता है। पार्डन के अंतर्गत का मतलब ही होता है कि जिसमें राष्ट्रपति द्वारा जो भी सजा दी गई रहती है उसको क्या करना, मतलब कि जो भी सजा हमको मिली रहती है उस सबको क्या कर देना, माफ कर देना। अब देखो इस पर क्या हुआ कि एक पुरानी घटना होगा, आप एक याद होगा आपको कि मारू राम की एक घटना थी। ठीक है। मारू राम की घटना में एक जब 1980 की ये बात है, 1980 उसी के करीब ये घटना है। वहां पे उससे पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति के पास अपने विवेक, अपने मताधिकार से वो किसी भी को माफ करना या उसकी सजा घटाने का टेंडेंसी था। लेकिन 1980 में जब मारूराम की घटना हुई तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बने की जो बेंच था वो बैठा और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जो भी राष्ट्रपति अपना डिसीजन देंगे, ठीक है, जो 72 आर्टिकल्स यूज करेंगे उसमें केंद्र सरकार का उपयोग होगा, मतलब केंद्र सरकार के सलाह के द्वारा होगा। इसीलिए याद रखेंगे आर्टिकल 72 जब भी प्रेसिडेंट यूज करते हैं तो वह होम मिनिस्टर के प्रेजेंस में जो होम क्या करते हैं, आपको कह सकते हैं कि जो गृह मंत्रालय है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री अफेयर्स होते हैं, उसके अंतर्गत में काम करता है। ध्यान रखेंगे गृह मंत्रालय के अंडर में ये आर्टिकल 72 काम है। राष्ट्रपति अकेले अपना डिसीजन नहीं देते हैं, इसमें होम मिनिस्ट्री उसमें जरूर पार्टिसिपेट करती है। ठीक है। जो पार्डन क्षमा है, क्षमा में क्या होता है कि इसमें कोई भी बड़ा से बड़ा सजा हुआ हो, फांसी ही क्यों ना हुआ हो, ट्रायल ही चल रहा हो, अभी चल रहा हो, राष्ट्रपति ने घोषित कर दिया कि हाँ ये व्यक्ति निर्दोष है, उसको उसी समय बिना किसी विलंबन का, बिना किसी पटिशन अर्जी का वो केस माफ कर दिया जाएगा और वो व्यक्ति को निर्दोष साबित कर दिया जाएगा। यह है क्षमा। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्सन, लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है कि इसमें क्या की जाती है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिसको फांसी की सजा दे दी गई, तो फांसी की सजा को क्या किया जा सकता है कि फांसी की सजा को घटाकर आजीवन कारावास कर दिया जाएगा। तो इसमें सिर्फ नेचर चेंज होता है, ध्यान रखेंगे। लघुकरण में सिर्फ नेचर, ध्यान रखेंगे इसमें लघुकरण में क्या होता है कि नेचर में परिवर्तन होता है, टाइम में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे में कहा जाए कि इस व्यक्ति को 10 साल की सजा दी जाती है और कठोर कारावास दी जाती है, जहां कठोर टर्म यूज हो गया, मतलब उसका नेचर है। कठोर को कह सकते हैं सरल में, कठोर का मतलब तो उसमें काम करवाना, बहुत सारे काम करना, तो कठोर को नेचर चेंज किया सकता है, लेकिन टाइम 10 साल का 10 साल ही रखा जाएगा। ठीक है। तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रेमिशन। रेमिशन में तो होता है, हिंदी बोलते हैं इसको परिहार। परिहार में क्या होता है कि इसके ठीक अपोजिट, लघुकरण के अपोजिट होता है। नेचर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, सिर्फ टाइम में परिवर्तन किया जाता है। जो आजीवन कारावास है वो आजीवन कारावास ही रहेगा। ठीक है। तो इसके नेचर में जो है, जो नेचर है इसका आजीवन कारावास है तो उसको करके 10 साल कर सकते हैं, 20 साल कर सकते हैं, 5 साल कर सकते हैं। पर अगर कहा जाए कड़ा, मतलब कि कठोर कारावास, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं की जाती है। ठीक है। चौथा तो हम लोग कहते हैं रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है विराम। विराम का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्या कहते हैं, कोई आपको किसी तरह के कोई कारणवश हुआ, या किसी तरह के मान लीजिए कि एक छोटा मोटा कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, या हमारे राष्ट्रपति साहब जो है यहां पे नहीं हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी विषम परिस्थिति है, ठीक है, विराम में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि
जैसे एग्जांपल में आपको देते हैं, शबनम जो थी शुरू में प्रेग्नेंट थी, अब उसको प्रेग्नेंटी कंडीशन है और प्रेग्नेंट कंडीशन में फांसी सजा देनी हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि विषम परिस्थिति में उसे रोका जा सकता है फांसी को, या कोई शारीरिक दिक्कत हो गया, या फीवर हो गया, या कोई तबीयत खराब हो गया। इसलिए आप देखे होंगे कि फांसी की सजा देने से पहले उसकी लगातार फिजिकल एग्जाम होती रहती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है कि वो लड़का बीमार तो नहीं है, पागल टाइप का नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि फांसी की सजा को आगे बढ़ाना, इसे कहते हैं हम लोग रेस्पाइट। और एक होता है रेस्प्रीव प्रतिलंबन। जैसे में क्या होता है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति साहब के पास अर्जी चला गया कि हाँ, हमें सुप्रीम कोर्ट से आदेश दे दिया गया फांसी का, और हम चाहते हैं कि हमें क्या किया जाए, फांसी की सजा को रोक दिया जाए, ठीक है। और उस समय राष्ट्रपति साहब किसी दूसरे दौरे पर गए, विदेश दौरे पर गए हैं, तो ये तो कहेंगे नहीं ना कि वहां से तो पारित कर नहीं सकते हैं, तो वो क्या कहेंगे, कहेंगे कि हम विदेश दौरे पर हैं, वहां से वापस लौट कर आएंगे, फिर हम उस फाइल को पढ़ेंगे, फिर उससे हम आगे बढ़ाएंगे। दिस इज कॉल्ड क्या कहते हैं, प्रतिलंबन। तो ध्यान रखेंगे, इसमें पूरी क्षमा को माफ है, इसमें सिर्फ टाइम को परिवर्तित नहीं किया जाती है, नेचर बदलता है, नेचर, और इसमें नेचर नहीं बदलता है, टाइम बदलता है। इसमें विषम परिस्थिति में, जैसे कोई प्रेग्नेंट है या उसकी शारीरिक दिक्कत है, तब उसकी सजा को आगे बढ़ाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति साहब अगर नहीं हो अवेलेबल, तो कुछ समय के लिए उस केस को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस समय क्या है कि जो उनका लड़का जो है, जिसका नाम ताज है, शबनम के जो लड़का ताज है, इस समय आपको 2010 में ही उसका जन्म, 12 साल का लड़का है इस समय। तो उन्होंने क्या हुआ कि एक पिटीशन दायर किया है कि हम जो है अनाथ हो जाएंगे, क्योंकि फांसी जो है दोनों को हो चुका है, शबनम और सलीम दोनों को फांसी सजा सुनाई जा चुकी है, दोनों को सुप्रीम कोर्ट एक बार फांसी दे चुका है। देखो क्या होता है कि कोई भी पार्टीशन जब फांसी दी जाती है तो वहां से क्या होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति जब खारिज करते हैं तो एक बार पुनः विचार याचिका जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा खारिज करती है तो फिर पुनः विचार याचना जो होती है वो राष्ट्रपति साहब के पास जाती है। जब वहां से खारिज हो जाती है तब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि डेथ वारंट, जैसे हम लोग कहते हैं ब्लैक डेथ, जो डेथ वारंट वहां से इश्यू होता है, फिर आता है कोर्ट किसके पास, जेल के पास, और जेल क्या करता है कि सजा फांसी दे देता है। तो जो पहले जो राष्ट्रपति जो 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट को फांसी दे दी, वहां प्रणब मुखर्जी के पास गए, प्रणब मुखर्जी साहब ने भी उसको खारिज कर दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया पुनः विचार के लिए, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया। अब राष्ट्रपति साहब जो इसमें राजनाथ कोविंद साहब हैं उनके पास गया, वो भी जो है अभी 2-3 दिन पहले जो है वो खारिज कर दिए। अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जाना बाकी, सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ क्या करता है, बस ये है कि डेथ वारंट को निकालना है, ठीक है। तो याद रखेंगे, अब जैसे ही डेथ वारंट निकलेगा तो उसके बाद इनकी जो फांसी होगी वो होगी आपके उत्तर प्रदेश के मथुरा जेल में। उससे पहले हम आपको बता दें आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 के पास क्या होता है कि राज्यपाल साहब के पास इसकी मतलब कि अधिकार होता है, इनके पास राष्ट्रपति वाले सारे अधिकार होते हैं, सिर्फ एक अधिकार जो होता है वह राज्यपाल साहब के पास नहीं होता है, वह होता है आपका पार्डन का। इनके पास जो फांसी की सजा अगर दे दी गई है, ठीक है, तो फांसी की सजा को कोई परिवर्तित नहीं कर सकते, क्षमा करना ये कर सकते हैं, 10 साल की सजा को 5 साल कम कर सकते हैं, आजीवन कारावास को क्या कर सकते 10 साल में कर सकते हैं, कठोर को कम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फांसी की सजा को इनके पास क्षमा करने का कोई अधिकार नहीं होता है। आपको बता दें कि हमारे देश में ही राष्ट्रपति के पास इतनी बड़ी पावर है कि वो कोई भी चीज हो, अगर जो कि राष्ट्रपति को सेना का प्रधान कहा जाता है, अगर सेना में भी अगर कोई व्यक्ति गलती करता है या कुछ राष्ट्रद्रोह का काम कर देता है जिसको कोर्ट मार्शल कर दी जाती है, उसको भी अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास कि उस सेना के अधिकारी को या सेना के जवान को क्या कर रहे हैं, क्षमा, गलती को माफ कर दें और उसे पुनः वैकेंसी मतलब पुनः उसे कार्य पर ला दें। ये सिर्फ हमारे देश के अलाउ है। आप अगर यही अमेरिका के राष्ट्रपति के पास, जो बाइडेन के पास अगर जाए ये घटना, तो उनके पास ये पूरा अधिकार होता है, सिर्फ एक अधिकार नहीं होता है कि सेना में अगर कोई गलती है, अगर सेना ने जो सजा सुना दिया, सेना के कोर्ट, फौज के कोर्ट ने अगर जो सजा सुना दिया, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब कभी परिवर्तित नहीं कर सकते। वो अधिकार यूएसए के प्रेसिडेंट साहब के पास नहीं है, वो अधिकार हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास है कि अगर सेना ने कोई भी फैसला सुना दिया, उसको चेंज करने का अधिकार हमारे देश के राष्ट्रपति के पास है, लेकिन यूएसए के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार नहीं है। यही डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो, जो मथुरा जेल की अगर हम बात करें, जो आपको बताएं कि इस मथुरा जेल का निर्माण जो हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये मथुरा जो है आपको बहुत क्या कहते हैं, काफी प्रसिद्ध जगह है ये, ठीक है। और
आपको बताएं कि यहाँ पे जो फांसी, आपको पता है पूरे भारत में इकलौता एक ऐसा जेल है जहां पर महिलाओं को फांसी दी जाती है, ठीक है। और स्वतंत्र भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद पहली ऐसी घटना है जहां पर हमारे देश में, स्वतंत्र भारत में पहली महिला को फांसी दी जाएगी, वह होगी आपकी शबनम, ठीक है। उन्होंने ऐसा गहन अपराध ही किया है ना कि कोई माफ नहीं कर सकता है। आप समझिए, ये प्यार के चक्कर में 7 साल अपने छोटे छोटे बच्चों को, मतलब छोटी बच्ची जिसको आप मार दिए, पूरे परिवार खत्म कर दिए। ऐसा प्यार, भाड़ में जाए ऐसा परिवार, लात मारे ऐसे प्यार को, कि जहां पर दूसरे के चक्कर में अपना बर्बाद कर दिए। आपको बताएं कि इस जेल में, थोड़ा सा जेल की जो है, अब इसमें चूंकि हमारे देश में एक ही समय अच्छे आपको जो फांसी दी जाती है, कभी आपको टाइम मिलेगा तो हम बताएंगे कि फांसी कैसे दी जाती है, उस पर हम एक छोटा सा वीडियो आपको बनाएंगे। तो फांसी की सजा जो होती है, उसकी जो रस्सी आती है वो बक्सर से आती है, बिहार के बक्सर जेल से रस्सी आती है। उसका बताएंगे क्यों वहां से रस्सी लाई जाती है, क्योंकि समय कम है, ठीक है। और ये जेल जो फांसी देने का काम जो है, वो आपके एक जो निर्भया केस में आपको याद होगा 20 मार्च 2019 को निर्भया की जो फांसी दी गई थी, वहां पे एक जल्लाद थे जिनका नाम था पवन जल्लाद, ठीक है। उनकी 2-3 पीढ़ियों से जो फांसी दी जाती है, और उसमें पवन जल्लाद को 3 लोगों को फांसी देने में, जो आपको क्या कहते हैं, निर्भया केस के जितने भी गुनाहगार थे उनको फांसी देने में उनको 60,000 रुपया मिला था, ठीक है। और ये जो है जनरली एक सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या इनको निर्धारित की जाती है, जिनकी लगभग 75, इस समय शायद 7,500 रुपया पर मंथ उनको पेंशन वो मिलता है, मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्टाइपेंड टाइप का उनको मिलता है, ठीक है। तो ये जो आपको पवन जल्लाद जो थे वहां जाकर अपना चेक बुक करके आए हैं, बस वेट हो रहा है कि डेथ वारंट आने का, ठीक है। जैसे ही डेथ वारंट आएगा, कहां होगी उनकी कहानी खत्म। अब आपको बताएं कि सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो आज के जमाने के लड़के के जो प्यार है, ठीक है, अभी आपको जब हम लोग पढ़ते थे तो ये प्यार किसे कहते हैं, ये बात हम लोग को कब पता चलता था, जब हम लोग बीएससी उसी में जाते थे तब ये क्या होती है। आज की अभी आपको फ्राइडे की घटना बता रहे हैं, 2-3 दिन पहले की घटना आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है, ठीक है। एक छोटा सा घटना घटा जिसमें 3 दलित लड़कियों की, जिसका एक का उम्र जो था वो 13 साल था, एक का 15 साल था, एक का 17 साल था, तीनों लड़की नाबालिग, ठीक है। जिसमें से तीनों को क्या किया गया कि वो जहर दे दिया गया, ठीक है, जहर पिला दिया गया। और पिलाया किस लिए गया, कौन पिलाया, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2-3 लड़के उसमें थे। एक का सबसे अधिक का जो उम्र था वो मात्र 25 साल था। लड़के जो थे वो दोनों के दोनों, बाकी 2 लड़के जो थे वो 15 साल की उम्र के थे, लड़के भी नाबालिग। और 13 साल 15 साल की लड़कियों को प्यार, ठीक है। और ये 13 साल 15 साल 17 साल की लड़की जो थी वो 25 साल 15 साल के लड़कों से प्यार कर बैठी। और क्यों जहर पिलाया गया, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो 17 साल का लड़का जो था, जिसका नाम विनय था, वो जो लड़की थी उसके साथ फिजिकल बनाने के लिए बार बार प्रेशर कर रहा था, और वो मना कर दी, जिसके चलते क्या हुआ कि ये लोग जहर पिला दिए। कैसा प्यार है ये। जो मां बाप ने तुमको चलना बोलना घूमना फिरना सिखाया, उस मां बाप को आप इतने बेरहमी से मार देते हो, उस मां बाप को आप ऐसे छोड़ देते हो। क्या यही प्यार है? प्यार करो, ये हम मना नहीं करते हैं, लेकिन उसके अपने एक तरीके हैं। जो मर्जी करे आप, 10 दिन 4 दिन का प्यार नहीं हुआ, साहबी घर वालों को छोड़ दिए, बाबू सोना के चक्कर में घर भर भाग गए। व्हाट इज दिस। कहते हैं कि उम्र मिली है तो पढ़ो, जितना अधिक आप पढ़ोगे ना उतना अधिक आपको फायदा मिलेगा। ये उम्र है पढ़ने का, इसमें आप जितना अपने शरीर को बर्बाद करोगे ना, कहा जाता है कि याद रखना 4/40 जिंदगी का एक फॉर्मूला है, कि अगर आप 4 साल 9, 10, 11, 12 अगर 4 साल अगर मन से पढ़ लोगे ना तो 40 साल बैठकर खाओगे, और अगर 4 साल बैठ के छिछड़ाई कर लोगे ना तो 40 साल बैठकर भीख मांगोगे, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। एक संस्कृत में श्लोक कही जाती है कि ना चारो हरम, मतलब कि ना चारो हरम, ना राज हरम, ना भ्राते वज्यम, न च भारकारी, व्यय कृते वर्धव्यम नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। मतलब क्या है कि न चारो हरम, मतलब न चोर इसको हरण कर सकता है,
न च राजा हरण, न तो उससे राजा उसको हरण कर सकते हैं, न भ्रात्य भज्यम, न तो भाइयों के बीच में इसे बांटा जा सकता है, न च भारकारी, न तो ये वजनदार होता है। लास्ट में कहते हैं कि व्यय कृते वर्धत यो नित्यम, जितना उसे खर्च करोगे उतना ही वो बढ़ता है, जितना उसे खर्च करोगे उतना ही वो बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या एक ऐसा धन है जो सभी धनों से प्रधान है। इसलिए कहते हैं पढ़ो, जितना पढ़ सके पढ़ो, पढ़ के आने वाले समय में अपने माँ बाप और अपनी पीढ़ी का नाम आगे करो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी हमारी बातें अच्छे समझ में आई होगी कि ये जो बाबू सोना का जमाना है उसे कम करो और अधिक से अधिक कोशिश करो पढ़ाई करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।